Hello, very good morning, dear students. In today's lecture, we shall continue with the hybridization and हम hybridization के shortcut methods की practice करेंगे, ठीक है? तो practice करने के लिए हम पहले ले रहे हैं कि हमने बेरिलियम फ्लोराइड की शेप को डिटरमिन करना और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। फॉर्मूला अप्लाई करना है x इजिकल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। लिखा हुआ है सबका मीनिंग। VE स्टैंड फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम, MA स्टैंड फॉर मोनोवैलेंट एटम, C इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैटायन, A इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनायन। ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो चलो बेरिलियम के 2 हैं और मोनोवैलेंट एटम जो हैं वो कौन से होंगे जिनकी वैलेंसी 1 होगी। मोनोवैलेंट एटम are those having valency equal to 1 and these are hydrogen, and halogens। हेलोजेंस में आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो हमें यही वी विल कम अक्रॉस these 2 monovalent atoms. One is a hydrogen and another is halogen category, right? तो इसमें 2 हेलोजन हैं तो मोनोवैलेंट एटम 2 पुट कर दिए हमने। आगे नहीं जाएंगे बिकॉज इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। तो हम आज एक्चुअली जो प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस करेंगे जिनमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। कल का वीडियो जो होगा उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ मोनोवैलेंट एटम हो सकते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे और कोई कोई मॉलिक्यूल ऐसा भी आएगा जिसमें मोनोवैलेंट एटम भी मिसिंग होंगे। तो उस केस में हम x इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही फॉर्मूला ख़त्म कर देंगे। पर आज हम सर्टनली इस वीडियो में कोई आयन नहीं पढ़ने जा रहे, कोई कैटायन या एनायन नहीं पढ़ने जा रहे। इसलिए -C यानी कि चार्ज ऑन कैटायन प्लस A यानी कि चार्ज ऑन एनायन वाला पार्ट जो है ये तो यूज़ ही नहीं होगा। बट डेफिनेटली वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यूज़ ही होगा। मोनोवैलेंट एटम किसी मॉलिक्यूल में हो सकते हैं, किसी में नहीं हो सकते, क्योंकि मोनोवैलेंट एटम मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन है और क्या है, हेलोजन्स हैं। और अगर हाइड्रोजन और हेलोजन यहाँ पे नहीं लगे हुए, सपोज ऑक्सीजन लगा हुआ है, सपोज कुछ और एटम सल्फर लगा हुआ है, तो डेफिनेटली हम मोनोवैलेंट एटम को भी नहीं पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन जो है वो भी 2 हैं। तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आ गया। 2 का मतलब 2 ऑर्बिटल यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन आ गई। और sp हाइब्रिडाइजेशन की शेप जो है वो क्या होती है, लीनियर होती है। तो इस तरह से हम बड़ी जल्दी से इसको डिटरमिन कर सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है। तो मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो इट टुक मी 4 मिनट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन अगला जो है वो 2 मिनट में, फिर उससे अगला जो है 1 मिनट में भी हो सकता है। और आप जब करेंगे तो आप 30 सेकेंड्स में या 30 सेकेंड से कम सेकेंड में भी कर सकते हैं। ये पहला था। तो मैं आई वुड लाइक टू टेल यू वंस अगेन कि आज हम सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस करेंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे। और इसके अलावा
इनमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट नहीं होंगे। सेकंड शेप हमने डिटरमिन करनी है, सेकंड मॉलिक्यूल जो हमने एग्जाम्पल में लिया है वो BF3 है। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं, x इज इक्वल टू 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए क्योंकि बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं और 3 फुलरीन है, यानी 3 मोनोवलेंट एटम है। 3 + 3 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया। 3 का मतलब क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स, एक s हो गया, 2 p हो गए, 1 + 2 3 हो गए, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। वैसे भी मैंने कल के वीडियो में बताया था कि x = 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 का मतलब sp2, 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल, एक s हो गया, 3 p हो गए। 5 का मतलब 5 ऑर्बिटल, एक s हो गया, 3 p और एक d हो गया। x = 6 का मतलब एक s, 3 p और 2 d हो गए। 7 का मतलब एक s, 3 p और 3 d हो गए। ये कल के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से कराया था, ठीक है। तो जो मैंने दूसरे मॉलिक्यूल की शेप डिटरमिन करके दी है, इसके लिए मुझे 2 मिनट्स लगे हैं। पहले के लिए मुझे 4 मिनट्स लगे थे, तो दूसरे के लिए सिर्फ 2 मिनट्स लगे हैं। तो बाय द एंड ऑफ all the videos of hybridization you will find कि you will be able to calculate एक तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है और एक शेप कौन सी है, you will be able to calculate। वो उस कटाइन भी हो सकता है, वो एनोइन भी हो सकता है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और वो एक ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट हो। लेकिन अभी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो में, इसमें सिर्फ वही मॉलिक्यूल ले रहा हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है वो दैट इज़ हमें शेप मीथेन की कैलकुलेट करनी है। सेंट्रल एटम कार्बन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 हैं, मोनोवलेंट एटम हाइड्रोजन 4 है, 4 + 4 हो गया, x = 1/2, 4 + 4 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आ गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल भी गई। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल, और इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ये मैंने 1 मिनट में करवा दिया, ये दिस वी हैव डन इन 1 मिनट ओनली। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो काम हमने 1-1 घंटा, आधा घंटा लगा के किया था, वो हम 1-1, 2-2 मिनट में अब करेंगे, क्योंकि हमें MCQs की जो प्रैक्टिस है वो तभी होएगी अगर हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। चौथा जो शेप आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो PF5 का है। PF5 में फास्फोरस सेंट्रल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 15 है, 285, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, 5 फुलरीन है तो मोनोवलेंट एटम भी 5 हो गए। 5 + 5 10 हो गए, 2 से डिवाइड करोगे 5 आ गया। 5 का मतलब क्या होता है, 5 ऑर्बिटल, S से शुरू करना होता है, P के 3 तक जाना होता है, फिर D पे चले जाते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, अब सोच के देखिए, x का मतलब 5 है, तो मतलब 5 एटम्स इसके आसपास होंगे। तो 5 एटम्स के लिए कौन सी आइडियल ज्योमेट्री है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो 3 फुलरीन जो हैं ट्रायंगल में है, वो एक प्लेन में है, एक फुलरीन ऊपर है, एक नीचे है, जो एक्शियल बॉन्ड ए के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो 3 ट्रायंगल के बीच में है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और इस शेप का नाम ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, फोर्थ शेप, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास फिफ्थ शेप जो हमने पढ़नी है वो SF6 की पढ़नी है। तो SF6 में सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, यहाँ पे 6 पुट कर दिया। मोनोवलेंट एटम फुलरीन भी 6 है, तो 6 + 6 12 हो गए, 2 से डिवाइड करना है तो 6 आ गया, यानी x की वैल्यू 6 का मतलब कि 6 ऑर्बिटल। तो 6 ऑर्बिटल तभी हो सकते हैं जब एक s हो, शुरू s से करना होता है, फिर p के 3 तक ही जाना होता है, तो 4 हो गए, फिर आगे d में 1 2 3 तक जाना होता है, तो d के अब sp3 तक तो
4 हो गए, तो बाकी फिर 2 किसके हो गए, डी के हो गए। तो इसका मतलब कि SF6 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी शेप का नाम याद करना पड़ेगा। यस, इसमें सारे के सारे बॉन्ड एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के ही होते हैं। ऑल बॉन्ड्स भी इक्वल होते हैं। जैसे कि PF5 में 2 तरह के बॉन्ड थे, एक इक्वेटोरियल और एक एक्शियल। इक्वेटोरियल बॉन्ड थोड़े कम लेंथ के थे और एक्शियल बॉन्ड थे थोड़े लेंथियर थे। लेकिन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री SF6 में सारे के सारे बॉन्ड लेंथ्स भी सेम हैं और बॉन्ड एंगल्स भी सेम हैं। गॉट इट? तो आई एम वेरी श्योर कि वैसे मैंने ये जो 5 शेप्स हैं 10 मिनट्स में करवा दी हैं आपको। मैं टाइमर तो लगा ही होता है रिकॉर्डिंग में, तो 10 मिनट्स में हो गई, यानी कि हर शेप को 2 मिनट्स लगे। तो वो भी इसलिए क्योंकि पहली शेप को मैंने 5 मिनट लगाए या 4.5 मिनट लगाए। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है IF7, यानी कि प्रिडिक्ट द शेप ऑफ आयोडीन हेप्टाफुलराइड। देखिए, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना तो हमने ग्राउंड स्टेट लिखनी है ना हमने एक्साइटेड स्टेट लिखनी है। आयोडीन एक हैलोजन है और हैलोजन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, 17 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। तो जो 17 ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो x = 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, और IF7 मोनोवलेंट एटम कितने हो गए इसके, मोनोवलेंट एटम जो हैं वो भी 7 हो गए। 7 + 7 14, 14 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आ गया, 7 आ गया। 7 आ गया तो इसका मतलब कि इसमें 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो S से शुरू करना होता है, P के 3 तक जाइए, D के 3 तक जाइए, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन तक ही है। एक और हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2, वो हम +2 स्टैंडर्ड में करते हैं। तो ट्राई कर सकते हैं कि अगर टाइम हुआ तो यस हम कर सकते हैं 11th स्टैंडर्ड में भी, लेकिन उसके लिए काफ़ी जो है 12th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल के साथ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के चैप्टर में करवाते हैं। तो x = 7 का मतलब कि आयोडीन जो है सेंट्रल एटम के साथ 7 बॉन्ड बनाने हैं। तो 7 बॉन्ड बनाने के लिए 5 बॉन्ड तो पेंटागोन में आ जाएंगे, एक बॉन्ड ऊपर चला जाएगा पिरामिड, एक पिरामिड नीचे आ जाएगा। तो शेप इसकी कौन सी हो जाएगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल हो जाएगी। आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो 6 शेप्स मैंने अभी आपको कराई हैं इसके लिए मुझे लगे हैं 12 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। और वैसे जब मैंने ये शेप्स करवाई थी आई हैड टेकन आई थिंक 4 वीडियोज़ 32 to 35 मिनट्स ईच। यू कैन इमेजिन कि वो करने के बाद ये शॉर्टकट मेथड करना हमारे लिए बहुत ही ईजियर है। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक क्लियर है। आप पहले यहाँ तक वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके इसको देख लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास है नेक्स्ट फाइंड और प्रेडिक्ट शेप हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आ गया ना थोड़ा डिफरेंट। पहले जो काम करवाया आपको वो पहले वीडियोस में डिटेल में भी करवाया हुआ था। अब हम थोड़ा हट के चलते हैं, फाइंड प्रेडिक्ट शेप ऑफ और एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेंट्रल एटम इसमें कार्बन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 4 पुट कर दिए। मोनोवलेंट एटम इसमें है ही नहीं। मोनोवलेंट एटम कौन से होते हैं, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। ना कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन है ना हैलोजन है, तो इसका मतलब कि फार्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक ही लगेगा, आगे फॉर्मूला जो है अप्लाई नहीं होगा। तो 1/2 × 4 आंसर कितना आ गया, 2, यानी कि 2 ऑर्बिटल्स। 2 ऑर्बिटल कौन से होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी आपकी निकल गई, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप कौन सी होती है, लीनियर।
और अगर बॉन्ड एंगल जिनमें देखिए जो बॉन्ड एंगल आपको पढ़ाए हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें होते हैं, वही याद करने हैं, उसके अलावा और नहीं याद करने की ज़रूरत। या जो मैं आपको बताऊंगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड एंगल सिर्फ उतने ही करने, उससे ज़्यादा नहीं करने। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ा भी नहीं वहाँ पे, जो डिटेल्ड वीडियो थी, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जल्दी से निकल गया। दोबारा से बताता हूँ, कार्बन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 हैं, मोनोवैलेंट एटम इसमें कोई भी नहीं है, तो 1/2 इंटू 4 हो गया, तो आंसर 2 आ गया। 2 का मतलब 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, तो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप कौन सी होती है, लीनियर। तो कार्बन के एक लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन बना लो, एक राइट साइड पे ऑक्सीजन, और एंगल 180 डिग्री का। अब एक चीज़ को आपने याद करना है, लर्न, रिमेंबर, ऑक्सीजन अलोन, अकेली जब ऑक्सीजन होती है, मेक्स डबल बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम। यूजुअली, तो आई राइट हियर यूजुअली। अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना, तो 99.5 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के साथ अकेली अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सेंट्रल एटम के साथ वो डबल बॉन्ड बनाएगी विद द सेंट्रल एटम यूजुअली। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद करना है, मतलब यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, तभी ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है। गॉट इट बच्चा? आगे चलते हैं। 8th, फाइंड शेप और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड आ गया। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 286, तो 6 इसके क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को Ve से लिख देते हैं। तो इसमें भी कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, ना हाइड्रोजन लगा हुआ है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ना हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x इजिकल टू हाफ इंटू 6। तो 6 को 2 से काटेंगे तो क्या आ गया, 3। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बिकॉज आंसर 3 आया ना आपका, 3 का मतलब 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, एक s हो गया, 2 p हो गए, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो अब सेंट्रल एटम सेंटर में रख लिया, और 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर। आपने एक ट्रायंगल बनाना ना, तो एक ही प्लेन में ऑक्सीजन बनाने हैं, तो एक ट्रायंगल बना लिया, 3 तरफ ऑक्सीजन बना लिए। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो 12th स्टैंडर्ड में हम इसकी और भी डिटेल में जाएंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड की। लाइक आपकी बुक्स में 11th स्टैंडर्ड की बुक्स में, तो मतलब आपको जो रेफरेंस बुक्स लगी हुई हैं या आपके घर में जितनी भी पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे तो आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड की ज्योमेट्री या कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री या शेप नहीं मिलेगी। तो मैंने इसलिए करवा दिए हैं क्योंकि मुझे एक टॉपिक डायपोल मोमेंट करवाना है। तो डायपोल मोमेंट तभी समझ आता है अगर आपको शेप्स बनानी आती हो। तो अब आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाने आ गए ना। शुरू में जैसे हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाए थे, तो लुईस स्ट्रक्चर बनाने में बड़ी दिक्कत आती थी, फॉर्मल चार्ज निकालना होता था। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए लुईस स्ट्रक्चर बनाना होता था, तो उसमें पता नहीं होता था कि इस तरह की शेप बनाएंगे, लीनियर बनाएं, कैसे बनाएं। अब आपको पता है कि शेप कैसी बनानी है आपने, क्योंकि आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता है। ठीक है, तो हम 12th स्टैंडर्ड में सल्फर ट्राइऑक्साइड की ज्योमेट्री को और भी ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। पर यस, डेफिनेटली ये इसमें ये चेंज कोई नहीं आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 ही रहेगी, शेप इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर ही रहेगी, और बॉन्ड एंगल इसमें
अप्रॉक्सीमेटली 119.5 है, तो आप 120 डिग्री भी लिख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, राइट। हम यहाँ पे उन मॉलिक्यूल की शेप्स को पढ़ रहे हैं या उनकी हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ रहे हैं जिनमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं प्रेजेंट। आई होप आपको 8th वाली भी जो है वो क्लियर होगी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 9th पे। फाइंड शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CCl4। तो कार्बन सेंट्रल एटम है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो क्लोरीन 4 हैं, ये मोनोवैलेंट एटम है। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हैं हमारे पास, मोनोवैलेंट एटम भी हैं। वी हैव गॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी हैव गॉट मोनोवैलेंट एटम, देयर इज नो चार्ज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव ऑन दिस। तो ये -C+A हम नहीं यूज़ करेंगे, ये हम जब हमारे पास आएंगे ऑयंस की शेप्स आएंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो X = 1/2, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इसके साथ मोनोवैलेंट एटम है। मैंने बताया था मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन या हैलोजन होते हैं, तो क्लोरीन हैलोजन ही है ना, तो यहाँ पे 4 आ गया। 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, 4 आ जाएगा। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। sp3 का मतलब 3 + 1 4, यानी कि 4 बॉन्ड बनेंगे कार्बन के साथ। तो 4 बॉन्ड तो टेट्राहेड्रल में बनते हैं। तो हमने कार्बन यहाँ पे रख के सेंटर में 4 बॉन्ड बना दिए क्लोरीन के साथ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। तो ये कौन सी शेप बनी? टेट्राहेड्रल। इसमें भी कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब तक कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आता ना बच्चा, तो जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट्स है। बॉन्ड एंगल तब चेंज होता है, जैसे मैंने वाटर और अमोनिया के केस में बताया था, वाटर में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, अमोनिया में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, लेकिन उनमें बॉन्ड एंगल चेंज हो गया था क्योंकि उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हम आज की वीडियो में वो वाली ज्योमेट्रीज पढ़ रहे हैं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट। आई एम 100% श्योर कि आपको ये समझ लग गया होगा। नंबर 10 पे चलते हैं। फाइंड शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लोअर क्लासेस के अकॉर्डिंगली चलिए 2-2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए? Ve लिख देते हैं इसको, Ve वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 4। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और मोनोवैलेंट एटम इसमें हमारे पास 2 हैं, ठीक है, 2 है मोनोवैलेंट एटम। तो 2 मोनोवैलेंट एटम हमने यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। तो 2 + 2 4, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 आ गया, यानी कि 2 ऑर्बिटल्स होने चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप लीनियर होती है। बेरिलियम को सेंटर में रखिए, एक हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे रखिए। 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है जब शेप लीनियर होती है। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन। बिकॉज देयर आर नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड एंगल विल नॉट चेंज, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द बॉन्ड एंगल्स ऑल्सो। बॉन्ड एंगल्स शरारती हो जाते हैं जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब तक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते तब तक हमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अब मैंने ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको करवाए हैं जो आपको बुक में भी यूजुअली नहीं मिलेंगे। तो जब मैं डायपोल मोमेंट का टॉपिक कराऊंगा ना, तो डायपोल मोमेंट के टॉपिक में मुझे सारी शेप्स चाहिए होंगी। CCl4 की भी चाहिए, अमोनिया की भी चाहिए, वाटर की भी। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन पहले करवा देते हैं हम, डायपोल मोमेंट का टॉपिक बाद में कराते हैं। ज़्यादातर बच्चों की रेफरेंस बुक्स आपने जो ली हुई हैं, मैं किसी भी बुक का नाम अपने वीडियो में नहीं ले सकता। तो जोन सी भी आपने रेफरेंस बुक ली हुई है उसमें डायपोल मोमेंट का टॉपिक पहले आता है,
हाइब्रिडाइजेशन का बाद में आता है, और डायपोल मोमेंट में ये सारी हाइब्रिडाइजेशन यूज़ होती है। इसलिए हम डेलिबरेटली हाइब्रिडाइजेशन पहले कराते हैं, डायपोल मोमेंट का टॉपिक बाद में कराते हैं, क्योंकि कई बच्चे घर में बुक्स को भी खोल के ज़रूर देखते होंगे, तो वो देखते होंगे कि सर ने डायपोल मोमेंट का टॉपिक कराया ही नहीं। तो बच्चा वो जब तक हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी, जो कि नेक्स्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट होने के पूरे चांसेस हैं, तब तक आई शिल नॉट लाइक टू टेक टॉपिक ऑफ डायपोल मोमेंट। ये 10 ज्योमेट्रीज जो हैं मैंने आपको 23 मिनट में करवा दी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मेरे पास 11th नंबर पे है। मैंने बिल्कुल डिफरेंट सी ज्योमेट्री जो है वो पकड़ी है अब, जिनोन की। मैंने अब नोबल गैस की ज्योमेट्री पकड़ी है, नोबल गैस के मॉलिक्यूल। वैसे तो नोबल गैसेस को मॉलिक्यूल बनाने नहीं चाहिए, तो आपको याद होगा कि मैंने जब केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल कराया था तो मैंने उसकी लिमिटेशंस कराई थी। मैंने कहा था कि नोबल गैसेस के आउटरमोस्ट शेल में तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको तो कोई मॉलिक्यूल बनाने नहीं चाहिए। पर जिनोन और रेडॉन और क्रिप्टॉन जो हैं, रेडॉन तो नहीं, जिनोन और क्रिप्टॉन, रेडॉन जो कि रेडियो एक्टिव है, तो हम उसके बारे में नहीं बात करना चाहते यहाँ पे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में। लेकिन जो क्रिप्टॉन और जिनोन, सबसे ज़्यादा कंपाउंड जो है नोबल गैसेस में अगर कोई बनाता है तो वो जिनोन है। तो मैंने डेलिबरेटली जिनोन के कंपाउंड यहाँ पे पिक करे हैं, जो आप वैसे तो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, लेकिन आपकी नॉलेज जो है 11th स्टैंडर्ड में बढ़ जानी चाहिए। तो हम चलते हैं नंबर 11 पे। ठीक है, 11 नंबर पे हमारे पास है प्रेडिक्ट शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जिनोन टेट्राऑक्साइड XCO4। नोबल गैसेस जो हैं वो ग्रुप 18 में होती हैं, और इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने किसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है? XCO4। X इज इक्वल टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। उसके बाद O ऑक्सीजन जो है इट्स नॉट ए मोनोवैलेंट एटम, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं? हाइड्रोजन एंड हैलोजन। सो X इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8, तो आंसर क्या आ गया? 4। 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल्स। 4 ऑर्बिटल्स शुरू कहाँ से करते हैं? S से। फिर कहाँ पे जाते हैं? P पे। P1, P2, P3। जब P3 भी अगर ख़त्म हो जाए फिर D पे चले जाते हैं, लेकिन हमें 4 ही चाहिए, तो हम S के बाद P1, P2, P3 तक चले गए। sp3, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। एक S का, 3 P के, 4 हो गए। जिनोन सेंटर पे आ गया, और 4 ऑक्सीजन जो हैं साइड्स पे हो गए, टेट्राहेड्रल शेप हो गई। और मैंने आपको पीछे रिमेंबर करके एक पॉइंट मार्क कराया कि जब भी ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के साथ अटैच होती है इज ऑलवेज विद अ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो बनाया हुआ है। ओके, गॉट इट। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे है 12th नंबर पे प्रेडिक्ट शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XCO3F2। तो मैंने ढूंढ के सर्च करके आपके लिए नए नए मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी शेप और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे डाली हैं, ताकि आपको जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है आ जाए। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो +2 की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो 23 मार्क्स की एग्ज़ाम में आती है, हाँ जी 70 नंबर का पेपर होता है ना जैसे, तो 23 मार्क्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। तो सारी की सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड होती है। तो जिनोन नोबल गैस है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। ठीक है। ऑक्सीजन इज नॉट ए मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट एटम फुलरीन है, ये फुलरीन है, मैंने इसे ब्रैकेट में डाल दिया, 2 मोनोवैलेंट एटम हो गए। आगे तो हमने जाना ही नहीं, बिकॉज आज हम वो ज्योमेट्रीज, वो शेप्स पढ़ ही नहीं रहे जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हों। तो हम इसलिए ये -C + A इसको तो हम टच ही नहीं कर रहे। इसकी बारी अभी परसों के वीडियो में आएंगी, यानी कि कल तो आपको जो वीडियो आएगा
उसमें हम पढ़ेंगे ऐसे मॉलिक्यूल विच हैव गॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनोन के 8 हैं बच्चा, और मोनोवैलेंट एटम 2 हैं, 8 + 2 10, 10 को 2 से डिवाइड कीजिए 5 आ गया। 5 ऑर्बिटल्स बनाने हैं। एक एस हो गया, एस से शुरू करते हैं ना, फिर P1 P2 P3, P4 पे नहीं जाना, उसके बाद डी पे चले जाना है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। 5 का क्या मतलब है? 5 का मतलब है कि सेंट्रल एटम के साथ 5 बॉन्ड बनाने हैं। तो जिनोन के साथ 5 बॉन्ड बना दिए, तो एक ट्रायंगल बना दिया और 2 जो हैं पिरामिड्स बना दिए, एक ऊपर और नीचे, और इसको ट्रायंगल बाइपिरामिडल या ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कह सकते हैं। बॉन्ड एंगल्स वहीं रहेंगे, यहाँ पे 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल तब तक नहीं चेंज होते जब तक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते। तो आज हम सारी वो ज्योमेट्रीज पढ़ रहे हैं जिनमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2 तरह के बॉन्ड एंगल हैं, ट्राइगनल बाइपिरामिडल इसकी शेप है, एक 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, एक 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस के 3 ऑक्सीजन है, 2 फुलरीन है, तो क्या करें? ऑक्सीजन को कहाँ पे लिखें, फुलरीन को क्या कहाँ लिखें? क्या उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं? यार सिमिट्री देखो ना, सोच के देखो सिमिट्री, कि अगर 3 ऑक्सीजन हम ट्रायंगल में लग लें तो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड एक ही प्लेन में आ जाएंगे, और 2 फुलरीन अगर हम पिरामिड में ले लें ऊपर और नीचे तो वो बायपिरामिडल बन जाएंगे। तो एक अच्छी सिमिट्री बन जाती है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो रट्टे वाली बात होगी, हम इसको ऐसे याद थोड़ी करेंगे। सोच के देखो, दिमाग से सोच के देखो कि इंस्ट्रूमेंटेशन आपके घर में पड़े हुए हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप्स आपके घर में पड़े हुए हैं जहाँ पे हमने बॉन्ड लेंथ मेज़र करनी है। पता कितने महंगे होते हैं, दे आर वेरी कॉस्टली। तो वो जब आप हायर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ोगे, हैं हायर क्लासेस में जब जाओगे ना केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सपेरिमेंटली, अगर रिसर्च की टाइप पे जाओगे, रिसर्च के साइड पे जाओगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जिनोन और फुलरीन का बॉन्ड लंबा था और जिनोन और ऑक्सीजन के बॉन्ड छोटे थे। डबल बॉन्ड की वैसे भी लंबाई कम होती है, और वैसे भी मैंने बताया था कि ट्रायंगल में जो बॉन्ड है इक्वेटोरियल है, उनकी बॉन्ड लेंथ जो है शॉर्ट होती है, और ये वाले बॉन्ड लेंथ जो बॉन्ड्स जो मैंने बताए थे ऊपर और नीचे एक्शियल होते हैं। तो जब वो इंस्ट्रूमेंट आपको बता ही देगा कि जिनोन और फुलरीन का बॉन्ड लेंदियर है, तो नेचुरली आप फुलरीन एक ऊपर लोगे एक नीचे लेंगे। हम मतलब शुदाई थोड़ी हैं कि हम ऐसे ही आपको बता दें, लेकिन आप याद रख सकते हैं अच्छा कैसे दिखेगा। आपको क्या लगता है अच्छा कैसे दिखेगा? अच्छा ऐसे ही दिखेगा ना कि 3 ऑक्सीजन हम एक ट्रायंगल में एक प्लेन में ले लें, एक फुलरीन ऊपर ले लें, एक फुलरीन नीचे ले लें। तो मैंने काफ़ी ट्राई की आपको समझाने की। मेरे ख्याल से मैंने ऐसी ज्योमेट्रीज आपको करवाई हैं जो कि आपको किताब में मिलनी ही नहीं। ठीक है। आपकी 11th स्टैंडर्ड में आप किताब में ढूंढते रहोगे, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट आउट। आगे 13 नंबर पे 14 ज्योमेट्रीज आज करा रहा हूँ आपको, 14। और वहाँ पे हमने 7 कराई थी तो 7 डेज लगा दिए थे। अच्छा, 13th है XeO2F4। ठीक है। तो इसमें जिनोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनोन के कितने होंगे? 8 होंगे। अब मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवैलेंट एटम, फुलरीन इज ए हैलोजन। तो फुलरीन इज ए हैलोजन, इट्स ए मोनोवैलेंट एटम। तो 4 मोनोवैलेंट एटम हो गए। ऑक्सीजन इज नॉट ए मोनोवैलेंट एटम। X = 1/2, 8 + 4 6 आ गया। शुरू S से करना है, P पे जाना है 3 तक, फिर आगे D से शुरू करना है, D2 हो गया, sp3d2 हो गया। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। तो आपके पास सीधा सीधा एक जिनोन के साथ 4 फुलरीन है, 2 ऑक्सीजन है। आपको नहीं लगता कि 4 फुलरीन आपको 4 स्क्वायर में लगा देने चाहिए, 4 कॉर्नर्स में ले लेने चाहिए स्क्वायर के, और ऑक्सीजन ऊपर और नीचे पिरामिड की फॉर्म में लगा देने चाहिए। और ये बॉन्ड लेंथ से पता चलता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। तो नेचुरली जिनोन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी कम होगी एज कम्पेयर टू जिनोन और फुलरीन के। आपको यहाँ पे ज़्यादा लग रही है ना, वो एक्चुअली बनाने में नुक्स है। ठीक है, ओके। पर
यस सर्टनली जिनोन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी क्योंकि डबल बॉन्ड है, और आपको बताया हुआ है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो स्मॉलर इन लेंथ होता है एज कम्पेयर टू किसके, सिंगल बॉन्ड के। आज की लास्ट ज्योमेट्री, ये जो मॉलिक्यूल है HClO4, इसका नाम सर है बेटा है इसका नाम परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। हो सकता आपने सुना हो, मुझे नहीं पता। ICSE से जो बच्चे आते हैं शायद उन्होंने सुना होता है कई बार, हाँ। तो जो CBCS से आते हैं तो शायद उन्होंने नहीं सुना होता। क्लोरीन इसमें सेंट्रल एटम है, तो इसके सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं, अच्छा अब कोई कहे कि सर HClO4 है, हमें कैसे पता चलेगा क्लोरीन सेंट्रल एटम है। सोच के देखो, हाइड्रोजन का भी सेंट्रल एटम होता है, मैंने बताया आपको, कभी शुरू से बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम, इट कैन नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, तभी तो लेंथियर मेथड कर रहा था। और ऑक्सीजन जो है उसकी जो है वो चार लगे हैं, तो वो चारों में से किसको सेंट्रल एटम लोगे, तो फिर डेफिनेटली क्लोरीन इज़ द सेंट्रल एटम। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। मोनोवैलेंट एटम इसमें एक ही है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट एटम, 7 + 1। ऑक्सीजन इज नॉट ए मोनोवैलेंट एटम, 7 + 1 8, 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, 4 आ गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब क्लोरीन को सेंटर में रख के टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है। 3 ऑक्सीजन नीचे बना दिए, आपकी मर्जी, नहीं बनाने नीचे तो जहाँ मर्जी बना दो, ठीक है। और एक बचा OH। अब ये OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, अकेला ऑक्सीजन हो तो डबल बॉन्ड बनाना है। अगर ऑक्सीजन के साथ कोई और भी एटम हो तो फिर हमने सिंगल बॉन्ड बनाना है। ये मत सोचना कि सर हाइड्रोजन यहाँ पे अलग से लगा लें, फिर तो 5 हो गया। तो हमारा आंसर कितना है, 4। 4 का मतलब है 4 डायरेक्शंस, 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल। अगर मैं H को अकेला बना दूंगा फिर तो 5 बन जाएंगी, फिर तो कुछ और ही बन जाएगा, क्योंकि X क्या है, 4। 4 का मतलब है कि सेंट्रल एटम के साथ 4 डायरेक्शन बनानी है, तो H को अकेला नहीं बना सकते, तो H को एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है। हाँ, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर हाइड्रोजन ये जो OH है यहाँ लगा दें और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ लगा दें। हाँ लगा दो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड है और इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल है। कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें ज्योमेट्री कोई डिस्टॉर्ट नहीं होती, इसमें कोई ट्रायगनल बाइपिरामिडल जैसे नहीं है, क्योंकि ट्रायगनल बाइपिरामिडल जो था उसमें 3 बॉन्ड जो थे ट्रायंगल में थे और 2 बाइपिरामिड थे, इसलिए उसमें ध्यान रखना था कि किसको कहाँ पे लगाना है। लेकिन इसमें देयर इज़ नो प्रॉब्लम, नो वरी एट ऑल। OH को जहाँ मर्जी लगा दीजिए और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 3 जो हैं जहाँ जहाँ मर्जी लगा दीजिए। OH को यहाँ लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, और अगर OH को यहाँ पे लगाएंगे तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देना। इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर ख़त्म करना चाहूँगा। काफ़ी हो गया हमने आज जो पढ़ा, मेरे ख्याल से आपको समझ लग गया होगा 100%। वीडियो को आप पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा से देख भी सकते हैं। प्रॉब्लम आए तो हम बैठे हुए हैं आपके पास, ठीक है, आपके साथ बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।